A wheel makes three complete revolution. What is the total number of radian through which a point on the wheel has rotated? तो देखो, एक रेवोल्यूशन जो होता है इसमें हमारे पास 2 पाई रेडियन होता है। अभी बिल्कुल बेसिक है। तो अब आपसे वो कह रहा है कि 3 रेवोल्यूशन है, तो जब यहाँ को आप 3 करोगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई को, तो ये बन जाएगा 6 पाई रेडियन। राइट आंसर सी। For a rigid body that rotates about a fixed axis, the angle swept out by the line passing through any point on the body and intersecting the axis of rotation is called, तो ऐसे को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है बी द राइट आंसर। In a rotating spaceship to produce the आर्टिफिशियल ग्रेविटी, व्हाट डज द सेंट्रीपिटल फोर्स है? तो देखो, अगर ऐसी सूरत में कि हम कहते हैं कि इन रोटेटिंग स्पेसशिप, तो ऐसी सूरत में आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो एक्ट करेगी ऑन किस पर? ऑब्जेक्ट के ऊपर, इनसाइड द, कहाँ पे बात हो रही थी? स्पेस शिप। तो इफेक्टिवली देखो क्या होगा, इफेक्टिवली ये होगा कि जो पुशिंग करेगी वो किसको? उन ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द आउटर वॉल, बाहर की तरफ। अब जब होता क्या है, अभी इसका मतलब ये नहीं सेंट्रीफ्यूगल है, देखो होता है कि ये तो है कर्व पाथ, सर्कुलर पाथ में रोटेट होगी, जबकि एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से ऑब्जेक्ट पर मोशन होगा जो उन्हें जो है वो आउटर वॉल की तरफ जो है वो धकेला जाएगा या मूव किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं पुशेज द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द आउटर वॉल। डी इज द राइट आंसर। When the mass of a body moving along a circle become half and the radius become the double and v is the constant, the centripetal force become। तो देखो, हमारे पास अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है तो उसमें जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसका फॉर्मूला होता है फिजिकल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। अब कहानी ये है कि जनाब मान लेते हैं एक नई फोर्स ढूंढते हैं जिसमें मास जो है वो बॉडी का हाफ कर दिया गया, स्पीड सेम थी तो वी स्क्वायर रहा, और रेडियस डबल कर दिया तो 2 आर हो गया। तो अगर मैं इसे देखूं तो डिवाइड में 2, ये 2, तो ये हो जाएगा 1/4, और इसको अगर मैं साथ लिख लूं तो ये एम वी स्क्वायर आर, तो ये वही बना जो पुरानी थी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मास को हाफ कर दें और रेडियस को डबल कर दें तो न्यू फोर्स जो होगी वो पहले वाली फोर्स का 1/4 हो जाएगी। What happens when two waves have the same frequency and amplitude mean in phase? Principle of superposition। अगर ऐसा होगा तो देखो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर मैं A1 है एम्पलीट्यूड जब आपस में मीट के सेम फेज, तो ये याद है प्रिंसिपल ऑफ अलजेब्रिक सम हो जाएगा, A = A1 + A2। यानी अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है तो आप A + A, तो दिस इज इक्वल टू 2 है, यानी नई फोर्स है। और उनके बाद जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि जी अगर एक ऐसे जा रही है तो दूसरी भी अगर ऐसे आ रही है, तो ये सुपरपोज अगर हो रहे हैं तो ये और हिसाब से जो है वो इफेक्ट पड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं टू कंबाइन द फॉर्म द वेव डबल एम्पलीट्यूड रिजल्टिंग इन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बी इज द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ द वेव्स कैन बी पोलराइज? कौन सी वेव्स है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं होती हैं। मैकेनिकल वेव भी आप टेक नहीं कर सकते, क्योंकि मैकेनिकल वेव जो होता है उसमें दोनों होती हैं, ट्रांसवर वेव भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं। इसलिए अगर आपने मैकेनिकल कह दिया तो मामला खराब। और लॉन्गिट्यूडनल की एग्जाम्पल साउंड है, तो ये तीनों ऑप्शन तो होते ही नहीं है। तो बचा कौन सा? ट्रांसवर वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसवर वेव है, और जो ट्रांसवर वेव होती हैं वही पोलराइज करती हैं। पोलराइजेशन के इफेक्ट से पता ही ये चलता है कि जो वेव पोलराइज होती है वो ट्रांसवर वेव्स कहलाती है। तो डी इज द राइट आंसर। फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ऑप्शन अगर आप पढ़ें तो कहता है द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेटरी परपेंडिकुलर वेव प्रोपेगेशन, नहीं ये ट्रांसफर वेव्स की डेफिनेशन है तो ये तो हो नहीं सकता। द पार्टिकल ऑफ द वेव रिमेन स्टेशनरी ऑफ द वेव, तो ये भी नहीं, स्टेशनरी वेव स्टैंडिंग वेव दिखाई दे रही है। The particle of the wave oscillate along the direction of the waves of propagation, यानी parallelly along the C, the right answer. According to the principle of superposition, when two or more waves overlap at the point in the space,
द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रिजल्टेंट वेव टू दैट पॉइंट, याद है कि जी एम्पलीट्यूड जो होगा वो उनके अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा, जितनी भी हो, दो या दो से ज्यादा। ये आपका बुक में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की कहानी भी है, तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव टी इज द राइट आंसर। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम कंटेनिंग आइडियल गैस नॉट डिपेंडेंट ऑन। तो देखो स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, मॉइस्चराइज पे भी करती है, टेम्परेचर पे करती है, लेकिन प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर कहीं ये सवाल आ जाए कि जी किस पे डिपेंड नहीं करती या कौन इंडिपेंडेंट है, तो प्रेशर ही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा अगर ऑप्शन में मौजूद है। तो इसमें यहाँ सी द राइट आंसर। A tuning fork having angular frequency equal to 440 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 440 हर्ट्ज के बराबर है, एंड विच इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड, स्पीड ऑफ वेव जो दी गई है 340 मीटर पर सेकेंड। पहले यूनिट भी लिखते हैं। What is the separation between a compressions and the adjacent re-refraction of the sound? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात हो रही है वहाँ, वरना उसकी होती तो क्रेसेंट ट्रफ होता। बहरहाल अब अगर आप पेपर के हिसाब से देखें तो पेपर में ये ऑप्शन थे, इस हवाले से तो हमारा आंसर नहीं बनता, क्योंकि अगर हम करते तो बड़ी मशहूर इक्वेशन दिमाग में आ गई हो कि v इज इक्वल टू एफ टाइम लैम्डा। तो अब अगर हमें लैम्डा निकालेंगे तो वो होता है वी अपॉन एफ, अमूमन होता है ये फॉर्मूला ही बेसिक यही है। तो ये है जी 340, ये है 440, कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 44। फिर देखें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, दिस इज 17/22। और अगर आप इसे डिवाइड करने जाते हैं, 17 यहाँ 22 यहाँ, तो पॉइंट तो लगेगा, फिर जीरो आ जाएगा। अब अगर मैं 22 को 5 से कर लूँ पहले, 5 to the 10 कैरी 1, 5 to the 10 1, ये 110 बहुत छोटा है। ठीक है दोस्त, अब क्या करें, तो 5 से तो ये ऑप्शन तो गया, सही है ना, एक तो पता फायदा हो गया। अब 6 से करके देख लेते हैं, 6 to the 12 कैरी 1, 6 to the 12 132, ये भी छोटा है। ठीक है जी, 8 से करके देखते हैं, 8 to the 16 कैरी 1, 8 to the 16 और 1, ये 70, ये बड़ा हो गया। तो अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये ऑप्शन भी चला जाता है, ये ऑप्शन में, अच्छा हमने 7 तो किया ही नहीं। अब 7 हमारा, लेकिन गलती ये होती है कि अगर मैंने यहाँ कर भी दिया, चले 7 to the 14 कैरी 1, 7 to the 14 और 1 154, तो इसका मतलब है 0.7। अगला नंबर हमें चेक करने की जरूरत नहीं, एक ही हमारे पास था। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये चीज बन गई 0.77। आपके पास ऑप्शन में आप टिक कर दोगे, लेकिन ये सवाल के हिसाब से मामला पूछा क्या है, वेवलेंथ तो होता है एक कंप्रेशन से दूसरे का, यानी टू कॉन्जिक्यूटिव, यानी एक के बाद एक कंप्रेशन हो या फिर क्या हो, रे रिफ्रैक्शन हो, तब जाके जो है वो वेवलेंथ बनता है। और ये आपने वेवलेंथ निकाला है, जबकि क्वेश्चन में आपसे वेवलेंथ नहीं पूछा, कंप्रेशन से एडजेसेंट यानी हाफ ऑफ द वेवलेंथ पूछा है। तो इसका मतलब ये होगा कि 17/22 था, तो ये 44 होगा, क्योंकि हमें लैम्डा अपॉन 2 करना है। और इसका मतलब है 0.77/2, आंसर बनेगा 0.38। तो राइट आंसर बनेगा ई, या काफी हमने डाला है। तो भाई ये जो आपने पूछा है वो नहीं है, वो अगर होता तो या तो ये होता कि जी टू कॉन्जिकेटिव जो है वो हमारे पास कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन होता, तब तो चल जाता। ये है, अब देखें बहरहाल अगर जिसने सी सी किया होगा तो उनको सही तो करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आंसर 0.77 नहीं है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट के मुताबिक तो ये आंसर बनता है 0.38। तो ये ख्याल कीजिएगा। A police car with its siren on the moving toward the station is, how does the station is receive the frequency of the sound emitted by siren hit? तो ये अब आपको याद होगा, ये हमारे पास वो केस है कि जब एक सोर्स मूव करता हुआ स्टेशन स्तर की जानिब जा रहा है और डिस्टेंस जब भी कम होता है तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बढ़ जाती है। ये फॉर्मूला होता है ना अपरेंट फ्रीक्वेंसी का, एफ ए लिख देते हैं, v डिवाइडेड बाय v माइनस स्पीड ऑफ सोर्स इनटू है। तो इस मामले में अपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल के मुकाबले में ज्यादा होगी, ज्यादा महसूस होगा, बी इज राइट।
In an adiabatic process, how does the temperature of the gas change in its volume decreases? तो देखो एक चीज तो जरूर पता है आपको कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और जब आप वॉल्यूम कंप्रेस डिक्रीज कर रहे हो यानी वॉल्यूम को कम कर रहे हो, इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है, और जब कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब अगर जब भी आपसे एडियाबैटिक में होगा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर लाजमी तौर पर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर दोनों जो है वो इंक्रीज होंगे। तो राइट आंसर होगा कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर या प्रेशर, ऑप्शन में टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, बी इज द राइट आंसर। During an isothermal expansion of an ideal gas, which of the following statement is true? Pressure and temperature of the gas increasing। तो याद रख लें आइसोथर्मल का वर्ड है, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज, तो याद रखें आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाती है, तो उसका चेंज जीरो हो जाता है, ये भी नहीं हो सकता। द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट, बेसिक डेफिनेशन आ गई, बात खत्म, सी द राइट आंसर। Consider an ideal gas confined to the cylinder with a fixed piston. On heating the gas, all the heat supply increasing। तो ऐसी सूरत में देखो जब हमारे पास ये कंडीशन हो रही है कि ये फिक्स पिस्टन कर दिया गया, और फिर कह रहा है ऑल हीट सप्लाई इंक्रीजेज होगी, तो वो लाजमी तौर पर अब हम ये कह सकते हैं, ये वैसे ऐसे थर्मल अगर हम डिले बात कर लेते हैं कि कन्फाइंड बाय द सिलेंडर है, तो अब जो कुछ होगा वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी मोशन में इजाफा हो जाएगा, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, यानी मोशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी मॉलिक्यूल्स की, ए द राइट। What is the increase in force between the two charges if the separation between them decreases by 50%? यानी आधी हो गई, डिक्रीज हो गई, पहले वन थी फिर हाफ हो गई, तो ऐसा होगा तो याद होगा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, और अगर वो आधी हो जाती है यानी 1/2 तो स्क्वायर अगर करोगे तो ये 1/1/4, और अगर पलट दोगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स हो जाएगी इंक्रीज, ए द राइट आंसर। According to the Coulomb's law, what happened the electrostatic force between a two-point charge if the distance between them double? तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू के टाइम Q1 Q2/R²। और अब अगर डिस्टेंस को डबल करते हैं, देखते हैं क्या होता है, Q1 Q2/2 टाइम R का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 4R², और ये चीज हमारी जो है वो पहले से मौजूद है, तो 1/4 ऑफ द पहली वाली फोर्स के इक्वल हो जाएगी, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए इज द राइट आंसर। व्हाट डज एन 1 कूलम रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ चार्जेस? तो याद रखो हमारे पास एक फॉर्मूला चार्ज का ये भी होता है कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय करंट इनटू टाइम। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, तो ये बन जाएगा ऑप्शन ए। 2 point charges +5 μC and -5 μC are placed at the point A and B respectively, which are separated by the distance to D. What is the electric potential at the midpoint M of the line joining the, मान लो कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2D है, और ये कोई लाइन है, इस पर जो चार्ज मौजूद है वो प्लस का 5 μC है, और इस पर जो चार्ज कूलम है वो है -5 कूलम। यहाँ कहीं पर मिड पॉइंट मौजूद है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा डी, और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा डी। और पोटेंशियल की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज पे Q/R, आर इज द डिस्टेंस। तो अब अगर मैं पोटेंशियल ऑफ ए से पोटेंशियल निकालूंगा तो के +5 यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, और डिस्टेंस जो होगा वो डी होगा, तो लिख देते हैं प्लस का 5, ठीक है, μC/D। और अगर मैं बी से हिसाब से निकालूं तो के होगा
माइनस का 5 माइक्रो हो गया डिवाइडेड बाय डी हो गया, तो ये हो गया माइनस का 5 माइक्रो के ओवर डी। तो टोटल पोटेंशियल जो होगा वो इनका सम होगा, वी ए प्लस वी बी। और वैसे मिड पॉइंट ने अब किया होगा आपने सब एक्सरसाइज वगैरह के अंदर भी, तो यहाँ पर आ गया ये। और हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, लिहाजा ये और सेम वैल्यूज अगर है तो ये जीरो हो जाएगा। तो राइट आंसर इज जीरो। In the case of the parallel plates capacitor, when the distance between the two plates is reduced to half and the area of the plate double, the capacitance, तो देखो कैपेसिटेंस टू पैरेलल प्लेट पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था एरिया मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब कहानी कुछ ये कहा जा रही है कि जी ये जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है वो हाफ हो रहा है। तो ये हो गया जी 1/2, ये हाफ हो गया। और एरिया डबल हो रहा है तो 2a × ε0। तो एक काम करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1/2 और ये आ गया a ε0/d। इसको पलट दोगे तो 4a ε0/d। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ए इज द राइट आंसर। If the dielectric material between the plates of the capacitor is removed, what happen to the electric field between them? तो आपको याद होगा कि जब दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद है एप्लीकेशंस ऑफ जो है गॉसेस लॉ की जब हम बात की थी, तो हमने पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा। ठीक है ना। तो अब ये सरफेस टर्नर, तो अब अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ होता तो मेरे पास जो है वो ये होती है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबको पता है कि जी 1 से बड़ा होता है। तो अब आप खुद देखो कि जी ये चीज जब रिमूव हो जाएगी तो 1 से बड़ी चीज हट जाएगी तो वैल्यू नीचे छोटी हो जाएगी। ये तो मैथ्स है ना थोड़ा सा भाई, एक नंबर है भाई, ये 10 है, 10 को आपने जो है वो 7 से डिवाइड किया और अब आप 10 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो ऑब्वियसली बात है कि जी जब नीचे वगैरह छोटी होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक को अगर रिमूव किया गया तो एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज, तो बी द राइट, हमारे पास सी द राइट आंसर भी गलत हो जाता है। जल्दबाजी में देखें ये भी गलतियां होती है पेपर में कि लिखते सही है सोचते सही है लेकिन टिक में बेराबर कर देते हैं, फिर मामला खराब। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीज विद अ डिक्रीज इन, यानी कैपेसिटर कब बढ़ेगी, जब इंक्रीज होगी। तो आपको बड़ा मशहूर फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो इसका मतलब है कि सेपरेशन ही के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस साथ एरिया से साथ नहीं होते, ये भी नहीं होते, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी बढ़ जाती है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तो तब भी ये चीज़ देखो ये इंक्रीज ही होती है। तो सारी कहानी हो गई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, तो डी इज द राइट आंसर। कि अगर ये डिक्रीज होगी तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। द आई वी ग्राफ, करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ अ नॉन ओमिक मटेरियल ऑलवेज जो होता है वो कर्व शेप में होता है, कभी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये बात अपने वहाँ ओमिक के अंदर पढ़ी भी थी, नॉन ओमिक वेव में नॉन ओमिक मटेरियल जब भी होंगे तो आपके आई वी ग्राफ जो है वो इस किस्म के बनते हैं, इस तरीके से। कोई किस इस तरीके से भी बन सकता है, फॉरवर्ड रिवर्स, ये सब सारी बाइजिंग है। तो कर्व शेप होती है ऑलवेज। Temperature coefficient of resistance is defined as increasing in resistance per ohm। ओरिजिनल रेजिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला था, याद होगा, जो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। और फिर ये हमारे पास टाइम होता है, दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब बात हो रही है इसकी, और ये है टेम्परेचर, तो डिग्री राइज इन टेम्परेचर ए द राइट आंसर। फॉर मेटल द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मेटल के अंदर टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, सी इज द राइट आंसर। If R1 and R2 are respectively are the filament resistance of 100 watt bulb and 200 watt bulb designed to the operate on the same voltage, then the power, तो मान लो कि भाई R1 वाले की जो पावर थी उसको मैं कह देता हूँ P1, और P1 हमारे पास है 100 वाट,
और R2 वाला जो रेजिस्टेंस है इसको P2 कह देता हूँ, ये है 200 वाट। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, पावर इज इक्वल टू V²/R। तो हम ये कह सकते हैं कि V1² इज इक्वल टू V2², क्योंकि सवाल में ये कहा गया है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया V² इक्वल टू P टाइम R। तो यहाँ पर ये बन जाएगा P1R1, ये बन जाएगा P2R2। अब अगर वैल्यू पुट किया जाए तो P1 है 100, R1 वैसे ही रहा, P2 200, R2 वैसे ही रहा। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करोगे तो R1 इक्वल टू 2 टाइम्स R2, यानी R1 जो है वो ट्वाइस है R2 का। ए इज द राइट आंसर। The maximum power transform theorem state the maximum power delivered to the load when आप कह सकते हो when the load resistance, अब load resistance का मतलब है RL is equal to the internal resistance ऑफ द सोर्स RS। यानी ऐसा जब भी होगा तो ये जो थ्योरम हमारे पास है मैक्सिमम पावर का, RL इक्वल टू RS होगा तो ही मैक्सिमम पावर जनरेट होगी। तो राइट आंसर हमारे पास द लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू द रेजिस्टेंस। और वोल्टेज के हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि जी द लोड बाय द टू टर्मिनल लीनियर जो नेटवर्क होगा, when the load is adjacent so that in terminal voltage is half of the open circuit। अगर वोल्टेज की बात होती तो फिर आप ये कहते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो हाफ ऑफ द ओपन सर्किट के होगा। बहरहाल यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात हो रही थी, तो डी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 जूल। तो ये बात साबित होती है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। An electron is moving the perpendicular to the magnetic field. Which of the following correct है? तो जब भी परपेंडिकुलर होगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और वो हमारे पास जो फोर्स होती थी वो क्या होती थी जी, साइन थीटा। और साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। तो अब आप इसको जो भी कह सकते हो, आपके पास वैल्यू है कि QVB sin θ, ये भी हमारे पास मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यारी फोर्सेस जो होगी वो परपेंडिकुलर तौर पर होगा तो मैक्सिमम फोर्स टाइम होगी। सी इज द राइट आंसर। For a positive charge particle Q moving in a velocity v in a magnetic flux density B, the force, तो बड़ी मशहूर इक्वेशन F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ये भी हम कह सकते हैं या यूं भी कह सकते हैं Q V क्रॉस B। राइट आंसर इज Which of the following statements true about the magnetic field inside the solenoid। तो अब मैं बनाने की तो कोशिश कर सकता हूँ कि ये कोई ट्यूब है, इस किस्म की होती है, ऐसे होता है ना, ये होती है, ऐसे आ रहा है फिर ऐसे जा रहा होगा, यूं अंदर जा रहा होगा। एक तार होती है जो इस तरीके से होती है, सॉलिनॉइड लिपटी हुई है किसके ऊपर। तो इनसाइड द सॉलिनॉइड में वो एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड के साथ जो होती है वो मूव कर रही होती है। जब भी तो हम कहते हैं कि यहाँ पर वो मैक्सिमम होगा इंड्यूस करंट या इंड्यूस। तो अब सवाल क्या कह रहा है कि दी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, ए द राइट आंसर। कॉर्नर पे वीक होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होगी एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। 1 मीटर लॉन्ग copper rod moving with a speed of 20 meter per second in a magnetic field is 10 0.6 Tesla। What is the induced EMF? तो इंड्यूस EMF का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, VBL। वी क्या है, वेलोसिटी VL। अब मैक्सिमम हमारे पास है जो सारा है तो इसलिए हम बात नहीं कर रहे। तो V की वैल्यू हमारे पास है 20, बी की वैल्यू है 0.6 और ये है 1। तो मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ 20 × 6/10 पॉइंट है ना, जीरो से जीरो कटेगा तो आंसर आ जाएगा 12 वोल्ट। ए द राइट आंसर। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड ऑन होता था हमारे पास μN²A/L। तो ये क्या होती है, जो अब याद है डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पर, एरिया पर, इस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ लिखा रेजिस्टेंस, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी ये नहीं, वोल्टेज पे भी नहीं होती। तो ये क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के। ए द राइट आंसर।
द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट डिटरमाइंड बाय, तो डायरेक्शन इंड्यूस करंट आपको याद है, बड़ा मशहूर था, लेंस लॉ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी यूज होता है, और लेंस लॉ जो था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड था, तो सी इज द राइट आंसर। लेंस लॉ विल कंसिस्टेंट with the law of conservation of energy, C is the right answer. The basic principle behind the operation of a transformer is, तो आपको याद होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना, प्राइमरी कॉयल, सेकेंडरी, और ये यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो कोई नहीं है, ये ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसका ताल्लुक है, तो बी इज द राइट आंसर। When the PN junction is reverse bias, इट्स रिवर्स करंट विद द ऑर्डर ऑफ, तो इंतहाई स्मॉलर करंट जो है वो पास होता है जब भी रिवर्स, और स्मॉलर्स में होगा तो ऑप्शन में देखें तो गीगा एम्पियर, किलो एम्पियर, मेगा एम्पियर, ये तो ह्यूज करंट है, तो स्मॉलर इन सब में से सब क्या माइक्रो एम्पियर है, बहुत स्मॉलेस्ट टाइप का करंट पास होता है। हाँ, फॉरवर्ड बाजिंग होती है तो हम सोचते हैं क्या हो सकता है, फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी इज द राइट आंसर। The momentum of a photon P is equal to H over lambda, कैसे आया, प्रूव भी कर सकते हो, देखो ये बड़ी मशहूर है, मास एनर्जी E इज इक्वल टू MC², और मैं इसको लिख सकता हूँ MC C, तो ये हो गया PC हो गया, फिर एक बड़ी मशहूर इसमें E इज इक्वल टू HF, प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास है, F फ्रीक्वेंसी है, जो अब बाद लोग इसको यूं भी लिखते हैं, मर्जी है आपकी। तो दोनों को इक्वल कर दें तो PC इज इक्वल टू HF हो गया, तो P इज इक्वल टू HF/C। अब C क्या है, स्पीड ऑफ वेव है, तो यहाँ पर मैं कह दूंगा ये होता है एफ लैम्डा। ठीक है ना, अब अगर मैं यहाँ लिखा दूँ C/F जो हो गया वो तो लैम्डा हो गया, लेकिन यहाँ पर तो F/C है, तो जब पलटोगे तो ये 1/लैम्डा हो जाएगा, और इसे उठा के अगर मैं यहाँ पुट करा दूँ तो H/लैम्डा, सी इज द राइट आंसर। इन द एवरी इंस्टेंट टाइम द वेवलेंथ विद द फ्री फॉल बॉडी, देखो जैसे द फ्री फॉल बॉडी, अगर हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं, तो जैसे जैसे हम उसके जो है वो नीचे जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही है ना, कोई नीचे फेंकते हैं तो ऊपर जाते हुए स्पीड कम होती है, ऊपर से नीचे आता है फिर बढ़ती चली जाती है। तो अब अगर आपको ये याद हो कि आप वेवलेंथ कैसे लाए, तो एक बड़ी मशहूर आपके पास शख्सियत है, डी ब्रोगली का फॉर्मूला लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv या H/p। तो जब वेलोसिटी इनकी, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया, क्योंकि एच प्लैंक कांस्टेंट का है, मास भी कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेवलेंथ क्या हो रहा हो, कम हो रहा होगा, ए इज द राइट आंसर। एज पर सेकेंड फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अगर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज, तो बड़ा आसान है यार, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड कितनी होती है, थ्रेशोल्ड। तो अब अगर थ्रेशोल्ड से कम होगा तो क्या होगा, परफॉर्मेंस होगी, वो नहीं हो सकती। तो जी बिलो या लेस देन दो है वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो राइट आंसर इज ए। इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट, ऐसा कौन सा होगा, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में आपको याद होगा 1/लैम्डा इक्वल्स टू, अब आर यहाँ एच थोड़ा कैपिटल हो गया, ये छोटा रिदबर्ग कांस्टेंट है, और 1/1 का स्क्वायर माइनस, अब वो कह रहा है सेकेंड है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो 1/लैम्डा इक्वल टू RH। अब मैथ थोड़ी सी चलेगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहीं पे कर लेते हैं, इनका LCM जो होगा वो 4 आएगा, तो 4 - 1, 1/लैम्डा इक्वल्स टू RH, ये 3/4, तो रेसिप्रोकल कर दूं तो लैम्डा ऊपर चला गया तो 4 ऊपर चला गया, और 3 टाइम्स RH, तो ये बनेगी कहानी ए पे। The black body is an ideal radiator that radiates that at all, तो वाइंस लो क्या था भाई, मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आप क्या कहते हो कि टेम्परेचर के लिहाज से क्या सबका सबका सेम होगा, नहीं होगा ना, सबका तो अनइक्वली, जैसे मेरे हिसाब से तो ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि जनाब हर एक का जो है वो अलग अलग होगा, ड्यू टू द वाइस लॉ, तो डी इज द राइट आंसर। मास नंबर है, तो यार एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर का मतलब ये होता है कि जी उसमें न्यूक्लियन, न्यूक्लियन होता क्या है, न्यूक्लियन का मतलब ये हुआ, नंबर ऑफ न्यूक्लियस का मतलब हुआ कि इसमें प्रोटॉन भी होते हैं, यानी जो न्यूक्लियस में रहने वाले हैं, और दूसरा क्या होता है,
इसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो ए रेफर कर रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, जिसमें प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद जो है वो यहाँ पर शामिल है। लेमडा इज अ डैश कॉन्स्टेंट। ऑप्शन देखो, डी के डाइलेक्ट्रिक, प्लांक्स प्रोपोर्शनलिटी। तो डाइलेक्ट्रिक नहीं हो सकता, प्लांक भी नहीं होता, प्रोपोर्शनलिटी भी नहीं होता, एक ही बचता है डी के कांस्टेंट। और याद होगा आपके पास ये फॉर्मूला भी था, 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। यूं भी पढ़ते थे, लॉग बेस E2 डिवाइडेड बाय, दोनों तरीके सही है। तो ए इज द राइट आंसर। Gamma rays camera can observe the radiation from the dash that are the concentrated in the organs। है बेसिकली तौर पे ये तो आपके हिसाब से होता है, ये बायोलॉजिकल इफेक्ट है। तो द आइसोटोप अमूमन आंसर होगा, क्योंकि वजह क्या है कि द आइसोमेट्रोड जो होता है इन दिस केस में, कि दीज आइसोटोप जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन नंबर सेम रहता है लेकिन न्यूक्लियस नंबर जो होता है, न्यूट्रॉन नंबर रहता है। ये आमतौर पर ऑफन यूज होते हैं इन मेडिकल इमेजिंग के। वो आपके पास मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, PET नाम का एक स्कैन टेस्ट होता है, स्किन का। तो ऐसी सूरत में जो है गैमा रेज जो होती है वो एमिट करती हैं यहाँ पर रेडिएशन वगैरह। तो ये बेस्ट आंसर मेरे हिसाब से तो यहाँ पर I/2 इज द राइट आंसर। A car is moving in a circular path at a constant speed. What provided necessary centripetal force to keep the car is moving? तो असल में ये बेसिकली तौर पर तो यहाँ पर ये है कि नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ प्रोवाइड क्या होगी, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। डी इज द राइट आंसर। ऐसी सूरत में जो है वो उसकी स्पीड जो है वो मेंटेन रहती है सर्कुलर टाइप में। तो इसमें ये पता चलता है कि जी बॉडी आसाम से जो है वो मेंटेन है, उलटने से बच जाती है। तो डी इज द राइट आंसर। Which of the following pairs the correctly matches the physical quantity with a SI unit? एनर्जी की न्यूटन हो ही नहीं सकती, जूल होती है, ये भी गया। फोर्स की न्यूटन होती है, यहाँ जूल दी हुई उल्टा दिया। पावर की वॉट सही है, सीधा राइट आंसर। और स्पीड या वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, ये एक्सप्रेशन की दी गई है। इस टाइप के सवाल अगर आ जाए तो फिर मजा ही आ जाता है। डैश इज द नेचुरल या न्यूट्रल कह लें, dash is the neutral tendency of an object to remain at rest or in the motion with the constant. The property of a body remain at rest and in motion with the constant velocity is called inertia. First law of Newton. A car in motion hits and get the crash into the tree trunk. What is the not conserved? देखो कोलिजन होगा, मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा। तो ये तो कहानी गई, ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया। और हमारे यहाँ जो लाइफ में जो होते हैं सारे कोलिजन वो सब इनइलास्टिक होते हैं। इनइलास्टिक में क्या होता है, मोमेंटम तो कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, गाड़ियां आपस में टकरा गई। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो नॉट कंजर्व होती है, कि बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के मुकाबले में ज्यादा होती है। ए इज द राइट आंसर। द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन आर, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई आपस के पास कोई लिंक नहीं है आपस में। वो होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है थ्रू आउट द मोशन जो होती है वो कांस्टेंट या सेम रहती है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी v साइन थीटा जो होती है टोटली तौर पर वेरिएबल होती है। तो आपस में इंडिपेंडेंट है, कोई लिंक नहीं है। सी इज राइट आंसर। A ball is kicked horizontally from the top of a 10-meter high cliff with the initial speed 15 meters. After the 2 seconds, which of the following statement describe the ball horizontal vertical? तो प्रोजेक्टाइल मोशन मान लो कि ये हिल है जो कि 10 मीटर हाई पर है और हॉरिजेंटली एक बॉल रखी है जिसको आपने हिट कर दिया ऐसे। ठीक है ना, तो इनिशियली स्पीड है तो 50 मीटर पर सेकेंड, और हिट भी कैसे किया है तो बताओ आप। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखो 15 15, ऑप्शन ए, बी और डी में है, जबकि सी में नहीं है, तो ये तो गैप। जबकि इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन जो होता है थ्रू आउट द मोशन में हमने क्या लिया होता है, ठीक है, वो क्या ले लेंगे हम, 9.8।
ये होता है ना ग्रेविटेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 ले लेते हैं जनाब, यहाँ पर ये कर लेते हैं। तो अब अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ वर्टिकल का, फाइनल वेलोसिटी का, तो 0 प्लस, ठीक है जी, हमारे पास अब कितना था, 10 था, उसके बाद क्या हो गया, टाइम 2 हो गया, तो ये होगा 20 मीटर पर सेकंड, यानी आफ्टर 2 सेकंड के बाद, क्या स्क्वायर हो गया, आफ्टर 2 सेकंड के बाद वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड इज राइट आंसर। How does an angle between the force applied and the direction of the motion influence the work done on an object? तो भाई सीधी सी बात है, मैक्सिमम वर्क क्या होता है, जब हमारा फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, और कॉस मैक्सिमम ही जो होता है वैल्यू वो 1 होती है, और किस पर होती है, 0 डिग्री पर होती है, तो वर्क इज मैक्सिमम व्हेन 0 डिग्री। या वैसे भी ऑप्शन से कर लेते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ 9 एंगल का कोई जिक्र नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, 90 पे जो है वो 0 हो जाता है, और 45 पर जो है वो भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 0 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी भी राइट ही बनता। A nurse is pushing the wheelchair with an 80 kg patient sitting on it. How much was it done by the patient weight? तो नहीं हो सकता patient weight, क्योंकि आप खुद सोचो कि फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा ये वर्क डन होता है, वेट जो भी है, डब्ल्यू लिख देता हूँ 80, जो भी है वेट है, और जब डिस्टेंस हमारे पास जो भी है वो भी ट्रेवल होगा, लेकिन वेट हमेशा डाउनवर्ड होगा, यानी वेट जा रहा है ऐसे पेशेंट का। नस बिल्कुल चल रही है, नस की अगर बात करता तो फिर हम निकाल देते हैं जो कैलकुलेट करके, और डिस्टेंस जो है वो ऐसे है, तो एंगल बन गया 90, और कॉस 90 जो होता है वो 0, नो होता है। बिल्कुल वैसे ही सवाल है कि एक शख्स जो है वो टोकरा उठा के सर पे जा रहा है, तो टोकरे का वेट जो वर्क डन होगा तो वो तो 0 होगा, बंदा चल रहा है, तो टोकरे का वेट तो डाउनवर्ड है। आप बैग लटका के कंधे पे लटका के जा रहे हैं तो उसका वेट नीचे, आप जा रहे हैं आगे हॉरिजॉन्टली, तो परपेंडिकुलर है, तो उसका कोई वर्क डन नहीं है, नो वर्क डन है, तो डी इज द राइट आंसर। If a constant force of 10 Newton is applied to a moving an object 5 meter in the direction of force, what is the work done है, तो डी एफ डी कॉस थीटा, फोर्स 10, डिस्टेंस 5, डायरेक्शन, तो इसका मतलब है एंगल 0, कॉस 0 1 होता है, तो 50 × 1, ये क्या लिख दिया, कॉस में लिख दिया, this is the 50 joule, D is the right answer. The escape velocity of a body in the gravitation field are depend है, तो escape velocity का अगर फॉर्मूला आपको याद है, क्या था जी, अंडर रूट, ये हमारे पास होती है 2g m/r, इस किस्म का होता है। तो अब आप देख लो कि जी रेडियस ऑप्शन में नहीं है, टू कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो ये कौन है, मास कौन है, मास जो है वो है अर्थ का, तो मास ऑफ अर्थ, सी द राइट आंसर।